हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है। ये बेसिक चीज़ समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीएसटी क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे बीओपी क्या है। तो एक एक समझते हैं। पहले समझते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब है, जैसे आपका अपना एक घर है, तो आप जितना पैसा बाहर से कमा के लाते हैं अपने घर में, एग्जाम्पल ले लो, आपका एक घर है, आपका घर है तो अपने घर में जो भी आप पैसा कमा के लाते हो, या जो भी आप खेत से, जैसे आपके पास ज़मीन का टुकड़ा होगा, जानवर भी होंगे, तो जो भी आप उत्पादन करते हैं आपकी क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही हम पूरे भारत के बारे में सोचेंगे। अब पूरे भारत में क्या सोचेंगे? पहले चीज़ निर्धारित करेंगे भारत के एक राजनीतिक क्षेत्र क्या क्या है, भारत की बाउंड्री कहाँ तक है। भारत पाकिस्तान अलग एक है, एक बीच में बाउंड्री है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है। भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर है, जिसको उसके बाद बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर है। उसके बाद म्यांमार से भी हमारा एक बॉर्डर लगता है। तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो भी अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, उसी को बोलते हैं भारत की, या कि उसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब ये तो चाहे और भी जोड़िए, नीचे आ जाइए। जल क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, जिसमें आपका 12 नॉटिकल ये भी रखा गया है, अर्थात 1200 किलोमीटर तक का आगे तक जो होता है भारत की, जहाँ तक जाएगा 12 नॉटिकल आपका अरेबियन सी, 12 नॉटिकल आपका बे ऑफ बंगाल, 12 नॉटिकल आपका हिंद महासागर। तो ये सब अर्थात आपका स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में देखा जाएगा। भारत जहाँ तक उसका भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जो भी वो उत्पादन करता है। अब तीनों सेक्टर से जो उत्पादन, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर से गेहूं उत्पादन कर लिया, या कोयला को उत्पादन कर लिया, माइंस खुदाई करके निकाला गया, लोहा खुदाई करके निकाला गया, तो इस प्रकार से जो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर से गेहूं निकाला गया, तो सेकेंडरी सेक्टर में उसको आटा बना दिया गया। और उसके बाद टर्सरी सेक्टर में जैसे आपका डॉक्टर है, सीए है, आईएएस है, प्लस विज्ञापन है, आजकल उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। आपने आटा बनाया, उसको पैकिंग किया, मार्केट में बेचने ले जाते हैं, विज्ञापन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर से जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे ही बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और इसी में क्या है, अगर आपके देश में कोई विदेशी भी कंपनी आकर के यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, या कृषि फील्ड में आपका सहयोग काम कर रही है, तो वो भी जो भारत की जीडीपी में उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब इसमें से हम जीडीपी में से क्या निकाल दे कि हमारा एनडीपी आ जाता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अब इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। आप सोचो डेप्रीसिएशन, भाई मान लीजिए फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगी होती हैं, तो उनमें घिसावट आती है, कुछ चीज़ें टूट फूट हो जाती हैं, कुछ अवशिष्ट हो जाती है, कुछ उसमें एक प्रकार से क्षति हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जब उसे माइनस करते हैं, उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। माइनस करके निकालते हैं तो हमारा निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। तो ये चीज़ें होती है आपकी जीडीपी और एनडीपी। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी क्या है? जब किसी देश की एक राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र तो है ही है, देश में उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहाँ का व्यक्ति मान लीजिए दुबई, सऊदी, अमेरिका, कनाडा जा कर के जॉब करता है। अब वहाँ से पैसा कमा के जब भारत में भेजता है,
तो भारत के क्या होती है वो ऐड करती है, क्योंकि भाई भारत का व्यक्ति है और भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में कमा रहा है, और जब वो कमा के डॉलर भेजेगा, दिरहम भेजेगा, तो दिनार भेजेगा, तो भारत में क्या होगा, उसको ऐड किया जाएगा। इससे हमारे देश की हमारे पास मान लीजिए डॉलर भी आएगा, दिरहम भी आएगा, दिनार भी आएगा, तरह तरह के हमारे पास करेंसी आएंगे। तो भारत की क्या होती है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या ध्यान देखना, क्या प्रोडक्ट, क्या उत्पाद हो रहा है। भाई अगर कोई व्यक्ति यहाँ से विदेश गया, वो पैसा कमा के भेजेगा, तो भारत के क्या होगा, GNP में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई विदेशी भारत में है, कोई व्यक्ति भारत में आया है, काम कर रहा है, उसकी फैक्ट्री लगी है, और यहाँ से, जैसे हमने GDP में बोला था, और यहाँ से पैसा कमा के अगर लेके जाएगा, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, अपनी GNP में से उसको माइनस कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि अगर यहाँ विदेशी कंपनी का काम भी कर रहा, उसमें डेप्रिसिएशन आ गया, तो उसके डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। हम माइनस किसको करेंगे, अपने देश की जो हमारी होगी उसको माइनस करेंगे। क्योंकि भाई अब यहाँ से पैसा कमा के अपने देश भेज रहा हो, तो अपने देश दूसरा वाला जोड़ेगा ना, और यहाँ जो हमारी यहाँ देश की कंपनी है, काम कर रही है, तो उसको माइनस करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, ये चीज़ समझते हैं। विदेश से अगर पैसा कमा के लाते हैं, तो उसको हम ऐड कर देंगे, और कोई विदेशी यहाँ से पैसा अगर कमा के लेके जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। भारत की अगर कोई कंपनी यहाँ काम कर रही है, उस पर डेप्रिसिएशन आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो यहाँ की अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ काम करे, तो उसके हम GDP को, उस कंपनी की डेप्रिसिएशन को हम माइनस नहीं करेंगे, अपनी कंपनी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, अपने देश का व्यक्ति अगर विदेश से पैसा लाता, तो उसको ऐड कर देंगे। यहाँ का अगर इस देश में कोई विदेशी कमा के पैसा ले जाता, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ की अगर कंपनी काम करती है, तो उस कंपनी में डेप्रिसिएशन आती है, तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ से पैसा कमा के लेके जाएगा, तो उस कंपनी का जो डेप्रिसिएशन होगा, उसको माइनस नहीं करेंगे। तो आने वाले को जोड़ेंगे, जाने वाले को घटा देंगे, और अपने देश की जो डेप्रिसिएशन कंपनी घटे रही है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ें निकल के हमारी आती है NNP, नेट, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा इसमें पढ़ते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस मीन्स होता है जब किसी देश में कोई वस्तु मान लीजिए आप बेचता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मान लीजिए उसका कीमत 1000 रुपया है, टैक्स वगैरह सब जुड़ा हुआ है। अगर सरकार बोलती कि मैं इस पर जो है 200 रुपया सब्सिडी दूंगा, तो 200 रुपया जो सब्सिडी दिया जाएगा, तो 1000 में 200 सब्सिडी देने का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस जो उसमें 1000 रुपया था, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया, तो अब कितनी उसकी वैल्यू हो गई, 800 रुपया। तो हम मार्केट वैल्यू ये चेक करते हैं, मार्केट वैल्यू 1000 रुपया है, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो 200 क्या हो गया, माइनस हो गया। टैक्स तो जुड़ा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया, 200 माइनस हो गया। ये बोलते हैं मार्केट प्राइस। दूसरा था फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मीन्स होता है किसी वस्तु को बनाने में कितनी हमारी कॉस्ट आती है। अब इसमें कॉस्ट में क्या होगा, अगर सरकार कोई इसमें क्या करता है, सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी को हम माइनस नहीं करेंगे, उस सब्सिडी को ऐड करेंगे कॉस्ट में, और जो टैक्स होगा उसको हम माइनस करेंगे। इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। किसी चीज़ को बनाने में कितनी हमारी लागत आई, और कितनी हमें सब्सिडी मिली, और कितना इसमें टैक्स, तो टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा फैक्टर कॉस्ट आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने बात किया, GDP, GNP, NDP, NNP, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। दूसरा पढ़ते हैं रियल GDP और नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP हमेशा करंट ईयर पे जो प्राइस होता है उस पर निर्धारित करते हैं, और रियल GDP कोई एक बेस ईयर माना जाता है, उसके आधार पे हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। जैसे
नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? मान लीजिए 2010, 2011, 2012, 2013 ये चल रहा है। अब मान लीजिए 2010 में ये पेन है, मान लीजिए इस पेन की कीमत 10 रुपया थी, ये 2010 में। और पेन की जो प्रोडक्शन था, मान लीजिए बनता था 100 पेन, तो 100 पेन अगर बनता था तो उसकी प्राइस 10 रुपया था। तो 10 इंटू 100 कर दो, कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000 रुपया। अर्थात 100 पेन का प्रोडक्शन हुआ और 10 रुपया पेन था। तो हर पेन की कीमत 10 रुपये था, तो 100 पेन की कीमत कितना हो गया? 1000 रुपया। ये 2010 की बात बोलता है। फिर वही आता है 2011 में। अब 2011 में पता चला इस पेन की कीमत हो गया कितना? 12 रुपया। अब प्रोडक्शन पता चला कितना हो रहा है? 80 कर दिया। तो 12 इंटू 80 करो, कितना हो गया? तो 96, तो 996 रुपया। तो अब धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले क्या था, जब 100 प्रोडक्ट था तो प्राइस 10 रुपया था। अब जैसे प्रोडक्ट 80 हो गया तो प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। फिर नेक्स्ट आता है, पता चला उसकी प्राइस 15 रुपया हो गया। प्रोडक्शन पता चला 50 हो गया पेन की, तो 15 इंटू 50 करो तो हो गया 750। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हम करंट ईयर में देखते 2000 का क्या रेट था, उस ईयर में उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा, मल्टीपल करके जो निकालते हो होता है नॉमिनल जीडीपी। अब 2011 में देख रहे हैं कि भाई यहाँ 12 रुपया हो गया, प्रोडक्शन पता चला यहाँ 80 हो रहा है। अब फिर 2012 में देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 रुपया पेन हो गया और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 50। तो एक प्रकार से आप देखिए प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ती जा रही है। तो नॉमिनल जीडीपी से आपको भले दिख रहा होगा कि हम मल्टीपल करेंगे पैसा दिख रहा, पैसा दिख रहा है, तो प्रोडक्शन अगर कम होगा और प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, इसी को नॉमिनल जीडीपी में अगर प्रोडक्शन कम है और प्राइस ज़्यादा होता रहेगा हर साल, तो ये आपका क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन होता है। दूसरा होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है दोस्तों? अगर कोई एक ईयर को बेस मान लो 2010 का हमने बेस ईयर मान लिया 10 रुपया, ठीक है। अब प्रोडक्शन पता चला आपका 2010 में 100 पेन हुआ, 2011 में पता चला 80 पेन हो रहा है, 2000 आपका 12 में पता चला 50 पेन हो रहा है, लेकिन बेस ईयर 10 रुपया है। अगर आप मल्टीपल करके निकालोगे सबका, तो यहाँ पर पता चलेगा बेस ईयर से क्या पता चला आपका, तो वही रेट बताएगा। 10 इंटू 100 करोगे तो 1000 रुपया, 10 इंटू 80 करोगे तो 8 कितना हो गया? 800 रुपया, 10 इंटू आप 50 करोगे तो 10 इंटू 50 तो आपका कितना आ जाएगा? 500 रुपया। तो ये आप देख रहे होंगे, जब एक बेस ईयर से हम चेक करके देख रहे हैं तो हमारा अलग अलग रेट आ रहा है। क्यों आ रहा है रेट अलग अलग? कहने का मतलब है करंट ईयर जो होता था हर साल का निकाल के देता था, बेस ईयर क्या होता है? हर साल के प्रोडक्शन से मल्टीपल करके निकालते हैं। अब इसमें लोग यही देखते हैं कि रियल जीडीपी बेस्ट है कि नॉमिनल जीडीपी बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइस हर साल बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो देश के लिए दिक्कत है। यहाँ से महंगाई का महत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी महंगाई आप पढ़ोगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कास्ट पर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, क्रैपिंग इन्फ्लेशन, ये बेसिक अलग अलग इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने में उसकी लागत, भाई लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, ज़मीन के किराया बढ़ गया, कैपिटल पता चला बैंक से रेट आप ले रहे, महंगा रेट पे ब्याज मिल रहा है, अर्थात 100 रुपया जो कभी हम 7 रुपया पर सैकड़ा हिसाब से लाते थे, अब 10 रुपया मतलब 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज ले रहा है, तो आपको ब्याज महंगा, तो आप क्या करोगे भाई? आप प्राइस तो बढ़ाओगे ही। तो अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है और प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है लेबर चार्ज ज़्यादा बढ़ गया, रॉ मटेरियल की ज़्यादा कीमत बढ़ गया, ज़मीन के टुकड़े किराया बढ़ गया। एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है वो भी सोचेगा बहुत बड़ा रिस्क है तो मैं कुछ और रेट बढ़ाऊंगा। तो बाकी चीज़ें क्या होता है, जब रेट बढ़ता है तो यहीं से क्या होती है, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमने बात की आपका
रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब इसी में डिफ्लेटर वगैरह दोनों का डिवाइड करके निकालते हैं कि नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी इंटू 100 करके निकालते हैं। तो जो आपका निकल के आता है डिफ्लेटर, पता किया जाता है क्या महंगाई है कि सस्ताई है, ये अलग तरीके से इसका। और इसका डाटा जो जारी करता है CSO उसको जारी करता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो बात किया थोड़ा थ्योरिकल चीज़ें, ये आपका था जीडीपी और एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद इन दोनों कैसे डिफ्लेटर होता है, कैसे इन्फ्लेशन आता है। और इन्फ्लेशन का मतलब यही है दोस्तों कि सपोज करो आपके पास अगर 50 चेयर है, आप चेयर बेचते हो, 50 चेयर आपके पास है। अब स्टूडेंट पता चला आपके पास 50 चेयर है और स्टूडेंट पता चला वहाँ पर 60 आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपको पता चलेगा कि अब हमारी डिमांड ज़्यादा है वस्तुओं की, चेयर की, तो आप क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे। अब पता चला 100 लोग आ गए, तो आप क्या करोगे? और प्राइस बढ़ा दोगे, क्योंकि चेयर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अब चेयर पता चला और कम रख रहे हो, 30 ही चेयर रख रहे हो और 200 लोग डिमांड करने आ गए, तो और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दोगे। तो कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, तो डिमांड भी ज़्यादा होती है। और कभी काल सप्लाई ज़्यादा जब हो जाती है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है। तो ये आपका जो आप एक चैप्टर होता है इलास्टिक ऑफ डिमांड, उसमें पढ़े होंगे कि इन इलास्टिक, यूनिलिटरी इन इलास्टिक, उसके बाद ग्रेटर देन वन इलास्टिक, ग्रेटर देन लेस वन इन इलास्टिक, इन्फ्लेटिव इन इलास्टिक। तो ये बेसिक चीज़ें उसको डिवाइड किया गया, बेसिक 5 आधार बनाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे प्राइस बढ़ता है। कभी काल सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है डिमांड के अकॉर्डिंग। कुछ सीजनल वस्तु होती हैं उस पर भी डिमांड और सप्लाई बढ़ता है। जैसे ठंड का दिन आ गया, अब कंबल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, कंबल की डिमांड भी खूब बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए सप्लाई भी अपनी अच्छी खासी है और डिमांड भी अच्छी खासी है, प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ती है। तो यहाँ पर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सप्लाई भी बढ़िया, लो भाई ले जाओ, कितना कंबल चाहिए भैया? 200 ले जाइए, आज 200 भी किया। अब पता चला वहाँ पर कहीं 50 कंबल लेके बैठे, 400 लोग डिमांड करें तो बहुत हाई डिमांड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है। तो जितने ही प्रोडक्शन कम उतनी डिमांड अगर ज़्यादा है तो ये देश के लिए नुकसानदेह है। तो महंगाई का मेन मकसद है प्रोडक्शन कम होना ही, डिमांड ज़्यादा ही महंगाई लाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हम 2 अकाउंट बनाते हैं बेसिक, किसी भी देश का अकाउंट बनाया जाता है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इधर करिए, कैपिटल अकाउंट इस साइड करिए। करंट अकाउंट क्या होता है? ये चालू खाता बोलते हैं। इसमें आपका BOT एक होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। दूसरा इसमें एक पार्ट जुड़ा होता है करंट अकाउंट में, विजिबल एंड नॉन विजिबल गुड्स। तो विजिबल वो होता है जो दिखाई देती वस्तु, नॉन विजिबल वो गुड्स वस्तु होती जो दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई गुड्स बेच रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने अमेरिका में पता चला आपने किताब बेच रहे हो, चेयर बेच रहे हो, कुछ बिजली के सामान है, बल्ब है, वायर है, तो आप जो बेचोगे इसको बोलते हैं विजुअल गुड्स। नॉन विजुअल गुड्स क्या है? जैसे CA है, डॉक्टर है, IAS है। अब ये पता चला प्रोफेसर साहब हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया इंडिया से किया, इनको अच्छी सैलरी नहीं मिला, पता चला अमेरिका में जाके सेटल हो गए। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, आप यहाँ से नॉन विजुअल जो गुड्स है उसकी सप्लाई भी कर रहे हो। तो करंट अकाउंट में आपका विजुअल, नॉन विजुअल और BOT 3 चीज़ जुड़े होते हैं। BOT में होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अगर करंट अकाउंट का बेसिक चीज़ें याद रखना, करंट अकाउंट एक प्रकार से हर दिन
ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग होता है भाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा। आज मान लीजिए 100 डॉक्टर हमने सप्लाई कर दिया, अमेरिका में जाके बैठ के नर्स का काम कर रहे हैं, चाइना में भेज दिया नर्स के रूप में काम, जापान में जाके वहाँ पर नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो 2-3 साल के बाद वापसी कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट क्या होता है, 2 साल 3 साल के बाद लोग आते जाते रहते हैं। अगर करंट अकाउंट ज़्यादा प्रॉफिट है तो कोई ज़्यादा हमारे लिए ठीक भी नहीं है, घाटा है तो कोई भी ठीक नहीं है। क्यों? करंट अकाउंट का मतलब क्या है, आज प्रॉफिट तो दिखाएगा लेकिन कल हो सकता है घाटे हो जाए, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता देश की जीडीपी में। लेकिन एक कैपिटल अकाउंट दूसरा पढ़ते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल अकाउंट में आपका जैसे एफडीआई हो गया, एफडीआई 20 साल 30 साल 40 साल कोई कंपनी आता है देश में, यहाँ पर मान लीजिए अपना प्रोजेक्टर लगा दिया, जैसे मेट्रो बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, आईफोन मोबाइल बनाने के लिए, आपके देश में आपको मैन्युफैक्चरिंग कर, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दे रहा है, यहाँ के लोगों के लिए बढ़िया रोज़गार मिल गया, देश की जीडीपी, देश में वो टैक्स भी दे रहा है इस देश में। तो ये चीज़ें क्या होता है, अगर ये घाटे में हो गया तो बहुत नुकसान होता है दोस्तों, क्योंकि एक मोटा रकम मिलता है और लॉन्ग टर्म हमें पैसा मिलता है, और इससे हमारे देश के लोगों को स्किल्ड भी बनाया जा सकता है, जो अनस्किल्ड पर्सन है उसको स्किल्ड बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी आईफोन कंपनी है, अब वहाँ पर भारत से कोई पढ़ा लिखा है, मान लीजिए बीटेक किया, वहाँ जा कर के वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वहाँ काम करेगा, तो एक प्रकार से सीखेगा भी, पैसा भी कमाएगा, देश के इकोनॉमिक्स में वो क्या करेगा, योगदान करेगा भाई, सैलरी कमाएगा तो देश में ही खर्च करेगा। कोई अनस्किल्ड पर्सन वो भी काम करेगा तो स्किल्ड भी पर्सन बनेगा तो देश के लिए ही काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म जो होता है कम से कम देश के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं चाइना एक समय कहते हैं कि जब चाइना और इंडिया दोनों आज़ाद हुए तो बस 1-2 साल का फ़र्क था। 1947 में अगर मान लिया 1947 भारत आज़ाद हुआ, 1948 की लगभग जो है चाइना आज़ाद हुआ। आप सोचिए आज चाइना कहते हैं कि वो बहुत आगे क्यों है और भारत पीछे क्यों है। देखिए दोस्तों, कई चीज़ें मैटर करता है। भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर कोई भी पार्टी, थोड़ा राजनीतिक मुद्दा कहता हूँ दोस्तों, अगर सही तरीके से पूर्ण बहुमत है और अगर उसकी विज़न और मिशन लॉन्ग टर्म अच्छा लेके चलती है और 3 चीज़ पे अगर वो काम करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मीन्स अगर वो कृषि क्षेत्र पे ये बोलता है कि मैं किसानों की आय की बात नहीं है, किसानों को एक प्रकार से स्किल्ड बना दे। और बहुत से लोग, किसानों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खेती कर पाए, तो उसमें से खुद जो सरकार खुद जो है खेती या तो गवर्नमेंट ले ले या जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं उनको दे दे। अब बोले कि आइए बड़ा बड़ा लैब बनाते हैं स्कूल या कॉलेजों में, जो बच्चा पास होकर के निकलता है 11th होकर के 10th और 12th में, तो उसको कम से कम एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट कंपलसरी करे कि कंपलसरी आपको सीखना चाहिए कि कैसे हाइब्रिड धान बनाया जाता है, संकर धान कैसे बनाया जाएगा, संकर बैगन कैसे बनाया जाएगा, संकर वेजिटेबल सब्जियां कैसे बनाई जाती हैं, संकर दूध अंडे, हर एक प्रकार के सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, उसको पूरा टेक्निकल चीज़ें, तकनीक जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में खूब सिखाना चाहिए। जब वो सीखेगा 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, उस वक्त 17-18 साल का बच्चा, उसके माइंड इतनी एक्टिव होता है, किसी भी चीज़ को ग्रैब कर सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है। अगर वो वहाँ से हाई स्कूल इंटर करके पास होकर निकलेगा तो क्या वो बेरोजगार होगा? नहीं, बल्कि वो देश के प्राइमरी सेक्टर में अगर वो काम करेगा, लैब में काम करेगा, तो सोचिए हमारे यहाँ जो ज़मीन का टुकड़ा है कितना प्रोडक्शन करेगा। जो गेहूँ पता चला कभी एक बिस्वा में 50 kg निकलता है, अब आज वो पता चला एक बिस्वा में वो 5 क्विंटल निकाल रहा हो, तो कितना प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो देश की भाई प्रोडक्शन होगा, पता चला आपका किसान भी खुश, और किसान को एक प्रकार से उसकी एक आय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको बाकी जितना फसल खरीद लेगा सरकार, और सरकार लेने के बाद उसको वेयर हाउस में रखे, ना तो बाकी दूसरे देशों में बेचे, पैसा कमाए, एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट क्यों करे। तो इस पे काम करना चाहिए। आज भी देखिए हमारे यहाँ भी कृषि काफ़ी, सिर्फ पंजाब
पश्चिम यूपी और हरियाणा को छोड़ दीजिए, अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हरित क्रांति नहीं लाया गया दोस्तों, जिसके वजह से कृषि अभी भी पुरानी रूढ़वादी पे ही चलता है, मौसम पे निर्भर है। तो हमें क्या है, अपने देश की जैसे गंगा यमुना जो भी हमारे यहाँ इतनी, सोचिए इस देश का सबसे बड़ा भाग्यशाली बात यह है कि ऐसे देश में ऐसी सी नदियाँ हैं जो सदाबहार बहती हैं। अगर इन्हीं के जल को, जैसे गंगा नदी है, अगर गंगा नदी के जल को, यमुना नदी के जल को सोचिए, उसको बढ़िया प्यूरीफाई किया जाए, नदी की सफाई किया जाए, उस नदी के कचरे को निकाल करके उसको एक फर्टिलाइज़र बनाया जाए, खाद बनाया जाए, तो एक प्रकार से हमें क्या होगा, ऑर्गेनिक खाद बनेगा, फसल भी अच्छा होगा। लोगों के शरीर में आजकल जो तरह तरह के कैंसर है, डायबिटीज़ है, बीमारियां आने लग गई हैं, ये भी नहीं होगा। सोचिए कितना फ़ायदा होगा। एक प्रकार से यही कि अवशिष्ट पदार्थों को निकाल करके हम फर्टिलाइज़र भी बना दिया, खाद बना दिया, उर्वरक बना दिया, और यही कि जो है लोगों को पढ़ा लिखा कर उनको हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा एजुकेशन दे दिया। उस बच्चा 17-18 साल का बच्चा जब सीख के निकलेगा तो सोचिए वो कितना 17-18 साल का बच्चा जब खुद काम करेगा तो देश की जीडीपी खुद बढ़ेगा। अब यहाँ पता चला लोग बीटेक कर लिए, बीबीए कर लिए, बीसीए कर लिए, उनको यही नहीं पता है कि घर में एक कूलर बिगड़ जाता है तो एक तार तक नहीं जोड़ पाते, तो लोग पूछेंगे उसके पापा कि बेटा आपने बीटेक किया है, कूलर का तार नहीं जोड़ पाते हो, तो बोलेंगे पापा ये सब ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वहाँ जो पढ़ाया गया वो अलग चीज़ है। तो पूछेंगे बेटा पढ़ाया अलग चीज़, लेकिन ये भी चीज़ तो पढ़ाया गया होगा ना, कोई तो बनाया होगा। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन को जब तक थ्योरिटिकल रहेगा, थ्योरिटिकल दो, थ्योरी मतलब थ्योरी पढ़ाओ, लेकिन उसको बी प्रैक्टिकल भी सिखाओ। जिस दिन इस प्रकार से अगर एजुकेशन हो गया तो मुझे जहाँ तक है दोस्तों, अनुभव मेरा बताता है कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गवर्नमेंट की नौकरी तलाश नहीं करेगा, सबको लगेगा खुद से बढ़िया अपना रोजगार चला रहे, देश की प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, अगर वो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आटे बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर वो स्किल्ड पर्सन है, मान लीजिए आसपास नियर बाई किसान के क्षेत्रों से, किसान से मान लीजिए सीजनल आया, गेहूँ खरीद लिया, आटा बनाया, पैकिंग किया, बढ़िया उसको अपने वेयर हाउस में रख दिया, फिर उसको अपना बेचना शुरू कर दिया। एक प्रकार से क्या हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में क्या हो रहा है, उसको स्किल्ड बनाया जाए, और डोमेस्टिक उसके भारत के कल्चर, भारत की भाषा जो उसमें उसको सिखाया जाए। क्या ज़रूरी कि उसको अंग्रेजी में हर चीज़ सिखाया जाए, जिस लैंग्वेज में वो सीखता है लोकल भाषा में उस चीज़ को समझाया जाए तो जल्दी सीखेगा, ग्रैब करेगा। तो एक तो तरफ तो पता चला बायोटेक्नोलॉजी सीख गया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चीज़ें और भी आती हैं, जैसे आप कारपेंटर ले लो, एसी बनाना सीखो, फ्रिज बनाना सीखो, कूलर बनाना सीखो। आप पढ़ लिख लिए हो तो कुछ नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। और लेकिन ये कोर्स कहाँ सीखे, जो गरीब बच्चा पैसा नहीं कहाँ सीखे, इसको गवर्नमेंट खुद करे, गवर्नमेंट कॉलेजों में उस पर किसी प्रकार का फीस नहीं लगना चाहिए, फ्री में सीखना चाहिए बच्चों को, और 2 साल 3 साल सबके लिए कंपलसरी करो, क्योंकि उसके पास एक सेकंड ऑप्शन रहेगा, चलो अगर ये फील्ड नहीं तो ये फील्ड हमारे लिए है, इसमें हम काम करते हैं। चाइना ने यही सारा चीज़ किया, भारत ने क्या कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ कर डायरेक्ट ये सर्विस सेक्टर पे कूद गया। अब सर्विस सेक्टर में लोग अगर देखा जाए 30% है, 70% लोग तो अगर देखा जाए तो क्या है, बेचारे प्राइमरी और सेकेंडरी पे हैं। लेकिन 70-30% की वजह से क्या देश की जीडीपी मजबूत हो सकती है? नहीं, हमें पूरे 100% लोगों को मजबूत करना है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर जब मजबूत होगा तभी लोगों के पास अच्छा रोजगार होगा। कोई रोजगार ढूंढेगा नहीं, रोजगार तो लोग देना शुरू कर देंगे। भाई एक किसान का लड़का है, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई किया है, कृषि फील्ड से जुड़ा है, ज़मीन से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है, तो उसको तो और जल्दी चीज़ें समझ में आएगा, और उसी की भाषा में सिखाओ, लोकल भाषा में समझाओ, और जल्दी कम समय में सीखेगा, और जा करके जब वो कृषि फील्ड में काम करेगा तो अच्छा उत्पादन करेगा, सब्जियां अच्छी उत्पादन करेगा। और यही कि नदियों से कचरा निकाल कर उसको फर्टिलाइज़र बनाओ, बढ़िया खाद बनाओ, फिर उसको छोटे छोटे अलग अलग छोटी छोटी बोरी में बांधो, पैकिंग करो, और उसके बाद गांव गांव उसको बांटो। एक प्रकार से सरकार को देखिए, दूसरे देश से हमें खाद भी लेने की ज़रूरत नहीं है,
अपने ही देश से खाद बनाओ, अपने ही देश से बनाना शुरू करो, यहीं से बेचना शुरू करो। नदी भी साफ होगी, पानी भी शुद्ध हो गया, उसी पानी को प्यूरिफाई करके पैकिंग करो, लोग अपने घरों में पीना शुरू कर दें। अलग अलग जगह जल वाटर के बढ़िया अलग लगाओ, प्रोजेक्टर लगा दो, पानी प्यूरिफाई होता रहे, लोगों पीने की व्यवस्था हो जाए। हमें दूसरे देश पे क्यों निर्भर होना पड़ेगा। जैसे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इस मेक इन इंडिया को कॉलेज से शुरू होना चाहिए, स्कूल से होना चाहिए। वहाँ से जब ये शुरुआत होगा तब देश के युवा और देश के लोग जो आजकल बोलते हैं कि हमारे पास 60% युवा है, 80% युवा है, जिस दिन ये युवा को हर एक सेक्टर में उसको अगर मजबूती मिल गया तो खुद ही लोगों को रोज़गार देना शुरू कर देगा। तो प्राइमरी सेक्टर मजबूत हो गया। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसको बढ़िया भाई बीटेक करना है तो एक काम करो, बीटेक का कोर्स उसको डायरेक्ट वहीं सिखाना शुरू करो, पढ़ाओ, फिर लैब में प्रैक्टिस कराओ। और देश के जितनी भी यहाँ पर कंपनियाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर उसको अच्छा खासा, ज़रूरी नहीं पैकेज, बल्कि गवर्नमेंट कुछ उसको लोन सस्ते पर प्रोवाइड करे कि 10 साल हम बच्चे ब्याज नहीं लेंगे, आप इतना पैसा लो, 10 लाख 20 लाख, और जा करके कोई अपना फैक्ट्री खोलो, कोई अपना एसी का कंपनी है फैक्ट्री बनाओ, कूलर का फैक्ट्री खोलो, बिजली का काम करो, कारपेंटर का काम करो। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलेगा एक प्रकार से बिजनेस भी करेगा, 10 लोग को रोजगार भी देगा। लेकिन ये हमारे एजुकेशन फील्ड में चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसी चीज़ से पढ़ के आया दोस्तों, है ही नहीं। अगर सीखा होता तो आज यहाँ बैठ के मैं लेक्चर नहीं देता। तो मैं भी क्योंकि मैं कृषि फील्ड से ज़्यादा जुड़ा हूँ दोस्तों। कल मैं एक छोटा वीडियो आपको दिखाऊंगा, वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है कृषि के ऊपर, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कृषि में बहुत लगाव था। लेकिन मुझे कृषि सब्जेक्ट कभी नहीं मिला पढ़ने का, अगर मिला होता तो आज मेरा योगदान कृषि में होता। तो इससे भी क्या होता है, बहुत सी एक प्रकार से बेरोजगारी कारण बन जाता है। तीसरा बात करते हैं टर्सरी। टर्सरी मीन्स होता है जिसमें सर्विस सेक्टर। अब जैसे 30% लोग हैं कि कोई सीए बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, आईएफएस बन रहा है। 30% अब मान लीजिए आपके पास सर्विस सेक्टर है। अब उस सर्विस सेक्टर को बढ़िया है भाई, मजबूती होना चाहिए जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। अब उस सर्विस सेक्टर को भी प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करो कि एक आईएएस बनता है तो आईएएस क्या है। आईएएस को मान ली, मैंने बता रहा हूँ दोस्तों, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पढ़ाई करता है। अब जो उसको वहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ टॉपिक थोड़ा भटक गया रास्ते से, लेकिन आप सुनते रहिए। आईएएस बन रहा है तो आईएएस को किसी फील्ड में काम करेगा तो उसके बारे में पूछिए, क्या वो ज़मीनी स्तर से जुड़ा है, क्या कभी वो कृषि क्षेत्र में काम किया है, किसानों से बैठा, उनके साथ मजदूरों के साथ बैठा है, गरीब अमीर के बीच में कभी वो डिबेट को सुना है। ये सिर्फ ट्रेनिंग के वास्ते सिखाया जाता है कि देश के बारे में परिचित हो जाओ, देश क्या है। 2 साल में कोई परिचित नहीं होता, परिचित जो होता है वो ज़मीन के स्तर से होता है, जो ग्रास रूट कहते हैं ना, आधार से जुड़ा होता है। बाकी ये बकवास है, मेरा जो खुद का अनुभव है। आप उसको अगर किसी भी फील्ड में बनाना चाहते हो तो उसके अंदर एक विदेशी वाला कॉन्सेप्ट मत डालो कि कोट पैंट पहन के जाएगा, बाबू बन के जाएगा कि लॉर्ड्स ऑफ गवर्नर साहब आ गए हैं तो लोग डरेंगे। इस प्रकार का उसके अंदर विचारधारा हटाइए। ये नई जनरेशन नई सोच की है, और राजनीतिकरण हटाइए कि लोगों के पास पावर आता है, लाल बत्ती आता है तो जाके पूरा गांव पलट देगा। ये सब नौटंकी हटाइए, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा डालिए कि गांव को पलटेगा नहीं, बल्कि गांव को एक नया रूप देने वाला आईएएस चाहिए। हमें वो आईएएस चाहिए, एनालिटिकल चाहिए, गांव की समस्या को समाधान को सुलझाने वाला चाहिए, उलझाने वाला नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके जिस दिन आपका एजुकेशन फील्ड आपका जो है टर्सरी सेक्टर में हो गया, जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, मुझे नॉलेज हो गया, पढ़ाई किया, प्रैक्टिस किया, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, अभी भी सीख रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। अब क्या करें, अगर और मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग वो पहले से मैं कृषि फील्ड पढ़ा होता तो आज मैं यहाँ ज्ञान थोड़ी देता, मैं कृषि फील्ड में काम करता, किसानों के साथ बैठ के मैं काम करता। मुझे तो मेरे अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ, मुझे अपना अलग ही मजा आता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों चीज़ को एजुकेशन से जोड़ो और कंपलसरी करो कि 2 साल बच्चा आपको इस फील्ड में काम करना होगा।
और उसका एक सर्टिफिकेट भी दो। उसके आधार से जाके अगर कोई व्यवसाय करना चाहेगा, किसी फील्ड में काम करना, कम से कम वो रोजगार तो कम से कम लोगों को दे सकता है, बेरोजगार तो नहीं रहेगा। जैसे बीटेक का बच्चा पास होके आ गया, घर पूछे भाई तार टूट गया जोड़ दो, तो बोलेगा पापा किसी दूसरे को बुलाओ। एक पता चला 5वीं फेल है, 8वीं पास, आता बेचारा 2 मिनट में प्लास लिया, बढ़िया पेचकस लिया और टेस्ट वगैरह चेक किया, जोड़ के लगा दिया, जला दिया। बताइए वो कौन सा डिग्री लेके आया था? तो उसको बी प्रैक्टिकल नॉलेज दो। देखिए, और ये जो तानाशाही, नौकरशाही, ये कहते हैं ना सामंतवादी, ये सब विचारधारा जो मानसिकता के लोग आईएएस बनेंगे या ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, करप्शन ही करेंगे। अगला पॉइंट हम बात करते थे दोस्तों, ये तो था कैपिटल, जो अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे, ये काफ़ी लंबा खिंच गया। तो चाइना कैसे डेवलपमेंट किया दोस्तों? उसने सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया, अपने लोगों को स्किल बना दिया, लोगों को काम करना सिखा दिया। जैसे कहावत है, किसी को मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो उसने क्या कर दिया? मछली पकड़ना सिखा दिया। बस आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है घर घर में चाइना की मोबाइल, चाइना की खाने पीने की चीज़, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, सब चाइना की आ गई है। अब भारत की जो चाय, समोसा, ये था धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो ये कहने का मतलब है, जो आपके पास है, आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है, उस पर काम करना शुरू करिए और उसको अपने एजुकेशन को भी उसी चीज़ से जोड़िए। अनावश्यक चीज़ें मत पढ़ाइए कि गफूर कोई एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके 4 बच्चे थे, इस तरीके से थ्योरी हटाइए, ये बहुत पुराना हो गया। बच्चा जब रोजगार रहेगा ना, तो थ्योरी भी समझ में आएगा। अगला बात करते हैं इसमें, तो कैपिटल में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक प्रकार से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो एफडीआई जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए आती है, 20 साल 30 साल। अगर किसी भी देश में, मान लीजिए भारत में विदेशी कंपनियां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा। अब जैसे आईफोन कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगी, मेट्रो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, बुलेट ट्रेन यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कितना लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने लोग सीखेंगे। इससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और प्लस यहाँ के लोग भी अनस्किल्ड से स्किल्ड पर्सन बनेंगे। और पता चला यहाँ पर एक आता है पोर्टफोलियो शेयर मार्केट के तरीके से दोस्तों, कि अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो पैसा लगाएगा, और जैसे लॉस आएगा पैसा विड्रॉ करके निकल जाता है। तो ये चीज़ें आपका होता है। कुछ इसमें लोन होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ लोग आते हैं, लोन देना, लोन लेना, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये होता है बीओपी। ठीक है, अगला बात करते हैं जीएसटी के बारे में। काफ़ी लंबा वीडियो खींचेगा तो दोस्तों आपका काम ही आएगा। अब जीएसटी क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। अब वस्तु जो गुड्स है, जैसे पेन है, सर्विस जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक प्रकार से सर्विस आता है। वस्तु मतलब जो दिखता है, और सर्विस जो दिखाई नहीं देता है। अब इसमें इसको लाया क्यों गया, इसके पीछे रीजन देखिए। सबसे पहले अगर पूछा जाए इसका इतिहास जीएसटी के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों ये फ्रांस में लाया गया था 1954 में। उसके बाद भारत में जो अगर आया है तो किस मॉडल पे लाया गया, तो ये कनाडा के मॉडल पे लाया गया। और भारत में अगर इस कौन सी कमेटी से पूछा जाएगा, कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी के अकॉर्डिंग लाया गया, तो केलकर कमेटी के आधार पे लाया गया है। ठीक है, और जीएसटी में टोटल कितने टैक्स हैं, तो इसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा गया है। जैसे इसमें कौन कौन, जैसे आपका कस्टम ड्यूटीज़ होता था, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था। ठीक प्रकार से अलग अलग टैक्स होते थे। लोगों को अलग अलग तरीके से टैक्स देते देते लोग समझ नहीं पाते क्या है ये टैक्स। पता चला यूपी में टैक्स अलग है, बिहार में टैक्स अलग है, झारखंड में अलग टैक्स है, दिल्ली से कोई प्रोडक्ट यूपी में जाता तो उसकी अलग रेट हो जाती है, और यूपी से वही प्रोडक्ट पता झारखंड में उसका अलग रेट हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है, टैक्स बढ़ जाता था। इसलिए सारे सिस्टम को मिटा करके एक टैक्स बनाया गया, 1 नेशन 1 टैक्स, अर्थात एक देश एक कर। अब अलग अलग तरीके से कर नहीं लगेगा, सब एक में जोड़ दिया गया। लेकिन इसके लिए निर्धारित क्या किया गया कि जीएसटी कौन पे करेगा, जिसका एक साल के अंदर, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के
1 ईयर होता है दोस्तों। तो 1 साल के अंदर में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख का टर्नओवर करता है तो उसके ऊपर अगर वो करता है 21 लाख 22 लाख तो उसको जीएसटी क्या होता है, टैक्स देना पड़ा। अब इसमें टैक्स क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, कौन कौन सा, 5%, 12%, 18%, 28%। 5% जैसे छोटे मोटे चीज़, खाने पीने की चीज़ हो गया। 12% थोड़ा सा ऊपर वस्तु जुड़ गया, कपड़ा हो गया, शूज हो गया, ऐसे चीज़ हो गया। 18% एजुकेशन जोड़ दिया गया है सर्विस सेक्टर से। 28% लग्जरी गुड्स को जोड़ दिया है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें आपके 28% कर दिया है। तो जो अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया, इसके पीछे कई चीज़ें रखा गया। हाँ, आपके जैसे ब्रेड है, दूध है, अंडे हैं, इन पे जो है टैक्स नहीं है। पेट्रोल है, डीजल है, इन पे टैक्स नहीं है। अगर इन पे टैक्स लगेगा तो इनका रेट और डाउन हो जाएगा, पता चलेगा सरकार घाटे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं जीएसटी का। ये जो क्राइटेरिया टैक्स है 5, 12, 18, 28। अब जीएसटी की टाइप्स कितने हैं? अब जीएसटी की टाइप्स अगर देखा जाए टोटल 4 हैं। एक होता सीजीएसटी, एक होता आईजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। अब ये समझते क्या क्या है। सीजीएसटी मतलब है जो केंद्र सरकार पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर रखा है कि भाई 9% उसका हमेशा रहेगा। पूरे जो केंद्र का पूरे भारत में लागू है वो सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है, जो स्टेट में लागू है वो एसजीएसटी। अब एक होता है यूटीजीएसटी, क्या है, जहाँ पर यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाई जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, आपका पुडुचेरी है, तो ये सब जो केंद्र शासित, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये क्या है, यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर है, तो एक प्रकार से क्या है आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी टैक्स बोला जाएगा। और एक होता आईजीएसटी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई वस्तु बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में कोई वस्तु बनती है, उसको आप बिहार में बेचते हैं, गुजरात में कोई वस्तु बनती है, झारखंड में बेचते हैं। तो जो वस्तु जहाँ बनती है तो उसका टैक्स, और जो झारखंड बिकता है उसका अलग टैक्स। इसको समझते क्या है, यही मामला काफ़ी लोगों को उलझा दिया था। पहले समझते सीजीएसटी क्या है। केंद्र सरकार, मान लीजिए उसने बोला कि केंद्र अपना कह दिया 9% हमारा टैक्स रहेगा, सबके साथ जुड़ा रहेगा। और स्टेट का अपना 9%, दोनों कितना हो गया, 18%। अगर 18% टैक्स है तो उसमें उसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब सीजीएसटी कितना हो गया, 9%। एसजीएसटी कितना हो गया आपका, 9%। तो केंद्र भी अपना ले लिया, स्टेट भी अपना ले लिया, दोनों जोड़ के बन गया आपका क्या हो गया, जीएसटी। दूसरा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी में क्या होता है कि जैसे अगर यूपी में कोई वस्तु बनाए, मान लीजिए पेन यूपी में बनता है, तो अब इस पेन बना करके कोई पता चला बिहार में बेच रहा है। अब पता चला यूपी से वस्तु कहाँ गई, बिहार में। अभी सोचेगा सरकार कि बिहार, अब ये स्टेट सरकार, पता चला अपने देश से, अपने राज्य से टैक्स लिया लोगों से, फिर अपनी वस्तु को पता चला बिहार में बेच रहा, वहाँ भी टैक्स लेगा। तो यहीं पर केंद्र सरकार ने एक अच्छा मैथ लगाया। क्या कहा कि जहाँ वस्तु बनती है, जहाँ पर वस्तु बनती है उसमें 9% आपका केंद्र का रहेगा, 9% स्टेट का। तो ये जो 9% पैसा अर्थात 18% हो गया। 18 में से क्या करेगा, 9% जहाँ वस्तु बिकती है वहाँ पर उस देश को, उस राज्य को दे देगी। तो ये होता आईजीएसटी। यूटी क्या होता है, जहाँ पर केंद्र का 9% और 9% यूनियन टेरिटरी का भी रहेगा। ये होता आपका यूटीजीएसटी। बस यही बेसिक चीज़ था इसमें दोस्तों। एक होता है इसमें इनपुट और एक होता आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी काल कोई वस्तु, मान लीजिए कोई कंपनी है, बना लिया वस्तु, और उसने इस पेन को बना लिया, मान लीजिए 100 रुपये को बनाया, उसमें जीएसटी मान लीजिए 10% जोड़ी, 110 हो गया। अब उसको बेचता आउटपुट दूसरे में, तो जब बेचेगा तो उसे पता चला दूसरे का टैक्स और जोड़ेगा 10%। गवर्नमेंट का 10% तो जोड़ लिया कि 110 में मुझे बेचना है भाई, 100 का अगर मेरा वस्तु है
10% टैक्स है तो 10% जोड़ा 110 कर लिया, 110 में बेच रहा है दूसरे को, लेकिन 110 जोड़ के फिर उसको पता चला अगले का 10% और जोड़ लिया। तो ये इनपुट जो पहले जोड़ा, आउटपुट जो दूसरे का जोड़ लिया। तो यहाँ पर क्या होता था, अपना तो पे कर दिया लेकिन दूसरे वाला प्रॉफिट अपने पास ही ला के रख लेता था। तो इसी में क्या होता था, पहला और बाद, इनपुट और आउटपुट का दोनों क्या करते, डिफरेंस करने के बाद जो बचता था, तो पहला और बाद वाला दोनों आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा अपने पास रख सकते हो। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये था जीएसटी का बेसिक आधार। तो जीएसटी कौन से आर्टिकल में लाया गया, तो इसको अगर देखा जाए दोस्तों 269 आर्टिकल में इसको जोड़ा गया, और काउंसिल इसको 279 में इसके काउंसिल आर्टिकल में इसको क्या किया, लाया गया। और कौन सा इसका बिल था, ये बिल आपका आया था, ये 122वां बिल था, और संशोधन क्या था इसका, 101वां संशोधन, 101 संशोधन था। तो कई बार ये पूछता है कब लाया गया, तो ये 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस पे बिल पे साइन किया गया, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। ये था जीएसटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बीओपी, जीडीपी, जीएनपी और जीएसटी। अब ये कहता है इसमें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों वो होता है जिस पे आपको प्रत्यक्ष रूप से कर लगता है, जैसे आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, जो आप डायरेक्ट खुद पे करते हैं। एक और नया टॉपिक बताते हैं दोस्तों एडवांस लेवल में, एक होता है इम्पैक्ट टैक्स क्या होता है, एंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अर्थात कराघात, करापात, कर विवर्तन, इसको हिंदी में बोलते हैं। कराघात मतलब जैसे सरकार ने मेरे ऊपर पहले टैक्स लगाया 10%, तो मैं सोचूंगा मैं टैक्स कैसे दूं। मान लीजिए पेन है, मैं पेन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, अब मेरे ऊपर 10% टैक्स है, अब 10 रुपये का मान लीजिए टैक्स है, तो मैं 10 मतलब इस पर मैं 11 रुपये में इसको बेचूंगा। तो मैं 11 रुपया का अगर इसको बेचने के बजाय मैं क्या कर, टैक्स वैक्स जोड़ करके अपना 11 रुपया जोड़ लिया, ठीक है। मैं इसको बेचने कितने के लिए गया, पता चला 15 रुपये में बेच दिया। अब पहला जो मुझ पर टैक्स लगा, मैं अपना टैक्स किसी दूसरे पर थोप दिया कि भाई कोई मैं होलसेल में बेचा, कोई फुटकर में खरीद लिया, फुटकर ने क्या किया, उसको अलग अलग तरीके से कंज्यूमर को बेच दिया। तो लास्ट में जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, पेन को लेता है, वो असली क्या होता है, टैक्स पेयर होता है। तो ये चीज़ याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स में जो वस्तु का उपभोग करता है वही टैक्स पेयर होता है। चाहे आप एक टॉफ़ी खाते, चाहे आप 1 रुपये का पेन लेते हैं, चाहे 100 रुपये का चप्पल लेते हैं, या चाहे आप 5000 का कोट पहनते हैं, जो व्यक्ति अंतिम मतलब उपभोग करने वाला होता है वही सारा टैक्स पे करता है। और बाकी बिजनेसमैन कभी टैक्स पे नहीं करते। बिजनेसमैन का जब टर्नओवर 20 लाख 30 लाख होगा तब वो टैक्स पे करेगा। आप समझ गए। तो जो लोग कहते हैं टैक्स सब देता है, टैक्स एक प्रकार से आम पब्लिक देता है, आम जनता देता है, और इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। और डायरेक्ट टैक्स आम जनता अगर किसी की सैलरी अच्छी खासी है तो भी देगा, किसी कुछ 4 फ्लोर मकान अगर किराए पर उठा तो भी टैक्स देगा, वो डायरेक्ट भी देगा। कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, वो भी टैक्स देगा। तो आम जनता ही तो टैक्स देती है दोस्तों। तो एक प्रकार से अंतिम उपभोक्ता जो होता है कंज्यूमर, कराघात मेरे ऊपर लगा, मैंने अपने कर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग जो फुटकर विक्रेता उनमें बांट दिया। और वो फुटकर विक्रेता थोड़ी सोचेगा मेरे ऊपर इतना टैक्स हो, तो क्या कर और रेट बढ़ा के बेच देगा। तो लास्ट में जो पेन खरीदेगा, मान लीजिए मैंने पेन को बेचा 15, दूसरा बेचेगा उसको 15, अगर मान ली मेरे से लिया तो बेचेगा 16 में, अगला उसको ले जाकर बेच देगा 17 में। तो 17 रुपया कौन पे किया, अंत में जो कंज्यूमर कंज्यूम किया। तो दोस्तों ये होता कराघात, करापात, कर विवर्तन। तो आज कितना ही टॉपिक था जो कल मैंने पूरा तैयार किया, इसीलिए मैंने कहा वीडियो बना के अपलोड कर दूं। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।